ऑनलाइन वालों भाई साउंड वीडियो क्लियर है तो सबसे कर दो। करें स्टार्ट। चलो बंदेज के बारे में, तो जैसे दाबू है, जिस स्थान को नहीं रंगना उस स्थान को भाई मिट्टी से मोम से दबा देते हैं तो दाबू प्रिंट हो जाता है। वैसे ही कपड़े के जिस स्थान को रंगना नहीं होता उस जगह को बांध देते हैं, धागों की सहायता से बांध देते हैं, फिर कपड़े को रंग देते हैं। बांध कर रंगते हैं, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, बंदेज। और बंदेज का काम सबसे ज्यादा शेखावाटी में होता है। शेखावाटी में सबसे ज्यादा बंदेज का काम होता है। इसके अलावा शेखावाटी का जो चूरू जिला है, चूरू में एक शहर है जिसका नाम है सुजानगढ़। यहाँ पे छिपे बंदेज के काम के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। बंदेज की सबसे बड़ी जो मंडी है वो है जोधपुर। तो 3 लोकेशन ध्यान रखिए, मंडी पूछे तब जोधपुर, क्षेत्र पूछे तब शेखावाटी, प्रसिद्ध प्रॉपर स्थान पूछे तो कौन सा है, सुजानगढ़। सुजानगढ़ कौन से जिले में आता है, चूरू। लिखवा दिया था क्या कल वो उसमें से? वो अपना जो अदरक प्रिंट था उसमें कैसे रंग का प्रयोग होता है, नीला और उसमें मलिर में कथई, और एक तरफ छपाई कौन से में होती है, मलिर में, और दोनों तरफ अदरक में। और जो कालीन बड़े बड़े बनते हैं जाजम प्रिंट के, वो कहां पर बनते हैं, वो भी चित्तौड़ में ही बनते हैं। बंदेज बांध कर कपड़े को रंगते इसलिए बंदेज है। बांध और रंगो, इसको अंग्रेजी में कहते हो टाई एंड डाई। इससे क्या क्या बनते हैं, ओढ़नी बनती है, लहरिया बनता है, पोमचा, ये सब क्या ओढ़नियों के प्रकार है सारे के सारे।
अब बंधेज का काम तो वहां हो रहा है, लेकिन बंधेज के जितने भी लहरिया है, ओढ़नी है, चुनड़ी, इन सबका सबसे बड़ा मार्केट है जयपुर में। तो चुनड़ी के लिए जयपुर फेमस है, लहरिया के लिए जयपुर फेमस है। तो बंधेज से ये सारे आइटम बनते हैं। मंडी है बंधेज की जोधपुर में। मैं क्या बताना है सलोनी, हमने भी सुना है, क्या सुना है? क्या तुम्हारे कार्ड से कर लिए गए वापस? हैं? ले ली चेक करते। हाँ, खाली खाली लग रहे हैं। हैं? क्या है? तो सीटी का एग्जाम होता है उस दिन नहीं आते तुम लोग? आज थोड़ी एग्जाम है। वो तो कल, कल भी नहीं है, परसों वो तो है। कल है, 27 तारीख को है, और 28 को है, 29 को नहीं है। तो सारे के सारे सीटी का एग्जाम तो बन गई। अरे ये वो तो एग्जाम दे रही आती, पाची आती जल्दी कहते हैं ये है। बीच में 3 दिन क्यों आई? मन बोलना क्यों? लिख लिया क्या? तो रंगाई छपाई के लिए जो महत्वपूर्ण हस्तकलाएं थी उनको लेकर अपने बात कर ली। ये जो ओढ़नी है, पोंचा है, मोलना है, धनक है, इनके बारे में वस्त्र जो अपने परिधान पढ़े तब हमने बात करी थी, सारे के सारे करी थी ना। ओढ़नी तो जो नॉर्मल जो चुनड़ी जिसको बोलते हैं वो ओढ़नी होती है ओढ़ने की। ओढ़नियां भी अलग अलग प्रकार की आपको बताई थी, केरी बात की, लहर बात की, जवार बात की, बताइए क्या कौन यूज करता है? आदिवासी महिलाएं। फिर लहरिया कब पहनते हैं? लहरिया सावन में। लहरदार जो भी धारियां बनी रहती है वो क्या हो जाता है? लहरिया। और फिर ये मोरला क्या होता है? इसमें धारियां जब आड़ी बनी हुई होती है काटती हुई, तो वो क्या हो जाता है? मोरला। लहरिया बनाते हैं तुम्हारे लिए। सावन तो चला गया, फिर भी अगले सावन में काम आ जाएगा।
ऐसी बिंदियां जो होती है जिस लहरिये में, जिससे ओढ़ने में, ऐसे बिंदियों को तो कहते हैं मुकेश। ये बिंदियां बनती है बंधेज से, तो ऐसा जो ओढ़ना होता है उसको बंधेज का ओढ़ना कहते हैं। अगर ये बिंदियां थोड़ी बड़ी हो इस प्रकार से, देखा होगा ऐसे बड़ी बड़ी, ऐसी बड़ी बड़ी बिंदियों वाला जो ओढ़ना होता है उसको कहते हैं धनक। छोटी वाला तो मुकेश, बड़ी वाला धनक है। और एक ओढ़ना और बनाते हैं। बाटी बनाए कि नहीं बनाए रहे? नहीं बोल रहा क्या? ऐसा है तब तो क्या है? लहरिया है। ऐसा है तब क्या है? मोथड़ा है। फिर इस पर अगर केरी का जो भी प्रिंट है तब वो ओढ़ना केरी बात का है। अगर जवार की बालियां बनी हुई तो वो जवार बात का है। कोई भी दूसरा बना हुआ है तो वैसे ही तारे बने हुए तो वो तारा बात हो जाता है। लाल जमीन और पीली जमीन का मतलब है जो बैकग्राउंड है वो कैसा होता है? लाल होता है। कोई पीली जमीन की बात कर रहा है तो मतलब बैकग्राउंड कैसा है? पीला है। ठीक है, तो बिंदियों वाला तो क्या रहता है? मुकेश। और बड़ी बिंदियों चौकोर बिंदियों वाला धनक, सीधी धारियों वाला लहरिया, आडी धारियों वाला मोथड़ा। फिर ऐसे ही पगड़ी आएगी, मोथड़े की पगड़ी, लहरियों की पगड़ी, तो जैसा प्रिंट होता है वैसे क्या हो जाती है? पगड़ी हो जाती है। अब चूनड़ी की एक पोमचा रह गया। वैसे पोमचे की बात ये अपने वस्त्रों में करी थी, जिसे ओढ़ने के बीच में यूं बीचों बीच एक पीले रंग का गुलाब सा बना रहता है ना, फूल बना रहता है बीच में, उसको कह देते हैं पोमचा। अब वो जब पीले रंग का है तो वो पीला पोमचा है, अगर वो गुलाबी रंग का है तो वो गुलाबी पोमचा है, अगर काले रंग का है तो वो काला पोमचा है। अब जो गुलाबी पोमचा है वो पहनते हैं भाई, ओढ़ते हैं जब पुत्री का जन्म होता है तब। और पीला पोमचा पहना जाता है जो पुत्र की प्राप्ति होती है। और पोमचा और लुगड़ा स्पेशली जो शेखावाटी में जो जाट महिलाएं होती है ना वो ओढ़ती है। हरे रंग का थोड़ा ये से ज्यादा होता है। फिर इसी ओढ़ने पर ही इसको सजाने के लिए क्या लगाया जाता है? गोटा। लगाते हैं नहीं लगाते? रहे लगाते हैं। इस गोटे का भी बड़ा बिजनेस है, और गोटे का बिजनेस करने वाला जो समुदाय है वो कहलाता है बिसायती। गोटा, और ये किनारे पर होता है जिसको कहते थे गोटा किनारी। गोटा किनारी का काम करने वाला समुदाय कहलाता है बिसायती समुदाय। और गोटा किनारी का जो काम है मुख्य रूप से सीकर के खंडेला और अजमेर के भिनाई में होता है। लिखो गोटा किनारी। गोटा किनारी का काम खंडेला, सीकर और भिनाई, केकड़ी में होता है। गोटे का जो व्यापारी होते हैं उन्हें कहते हैं बिसायती। क्या भेज? क्या आरी हो सकता है? जब पेच वर्क के प्रकार है, जैसे अपन ने जरदोशी की उनकी बकरी वाले जनपद की 3-4 प्रकार देखे थे, पिचकारी की 3-4 प्रकार, तो उससे उसके प्रकार। इस गोटे के भी कुछ प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप का होता है गोटा। गोटे के प्रकारों में किरण बांकड़ी, लप्पा लप्पी, संपा कली।
ये लप्पा लप्पी लिखना तुम, और कुछ लप्पा झप्पी मत लिख लेना। केकड़ी भिनात नहीं है, केकड़ी भिनाय। ये जो भिनाय नाम की जगह है, पहले अजमेर जिले का पार्ट थी, अब केकड़ी जिले के अंदर, केकड़ी जिला बन गया ना, तो उसके अंदर है। हो गया। सीकर में पेंटिंग की और कला है कि खंडेला की पॉपुलर है बातिक। कपड़े को कलात्मक बनाने के लिए पहले कपड़े पर मोम की परत चढ़ा देते हैं, मोम की परत चढ़ाकर, ताकि वो थोड़ा सा क्या है कि सिकुड़े नहीं, उस हिसाब से फिर उस मोम पर पेंटिंग कर देते हैं। तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो पेंटिंग की जाती है उसको सीकर में बातिक कला के नाम से जाना जाता है। ये भी एक चित्रकारी का प्रकार है। लगभग 10 कलाएं तो भाई तुम्हें बता दी, एक दो ही कोई बची है। अब कोई वन लाइनर वाली है, लोकेशन जिनकी डायरेक्ट तुम्हें याद रखनी है, जैसे पाव रजाई जयपुर की है, लाख की चूड़ियाँ जयपुर की है, मोजड़ी जोधपुर, और कसीदे वाली मोजड़ी भीनमाल जालोर की है। तो वन लाइनर वाली जो चीज़ें हैं वो पीडीएफ दे देंगे या पेज दे देंगे हमें, लिखवाएंगे तो टाइम लगेगा है, टाइम बहुत है। अभी तो एक दो और देख लेते हैं। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? लोकेश बोल रहे हैं। हाँ बताओ भाई लोकेश। हाँ तो बोल दे तो कोई दूसरी बात तो। खोल के तो इसको ही देखता है, इसकी क्या गारंटी है? खोल के तो कॉपी में लिखोगे, वो देखोगे क्या? तो जब तक ये तुम्हारे मन में होगा भाई पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो भाई कहीं से हो, ये पीडीएफ नहीं देखोगे तो कहीं और दूसरे के फॉर्म की पीडीएफ किसी दूसरी को देखोगे, या तो तुमको पीडीएफ देके उससे लिख लेना, है ना? अभी लिखवा देंगे, कोई दो चार लिखवा देंगे। और इम्पोर्टेंट कला है ये पुस्ता कला, हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये प्रोडक्ट पुस्ता कला नहीं है। उन प्रोडक्ट पर जो ये पेंटिंग गोल्डन कलर की गई है उसको कहते हैं पुस्ता कला। कुंपी जानते हो क्या? कुंपी किसको कहते हैं, जानते हो? किन के वे हैं? किसको कहते हैं? तेल बनने वाली, हाँ। पुराने टाइम में तेल स्टोर करने के लिए ऊंट की खाल से कुंपियां बनाई जाती थी, और ऊंट ये पश्चिमी राजस्थान बीकानेर वाले इलाके में खूब होते थे। भाई ऊंट मर गया, ऊंट की खाल को यूज करना है तो उससे कुंपियां बना लेते थे। फिर उन कुंपियों को और कलात्मक कैसे बनाया जाए, क्या उनमें डेकोर किया जाए, तो उनको डेकोर करने के लिए स्टार्टिंग में लाहौर से रायसेन कलाकारों को लेकर आए थे, और उन कुंपियों पर, ये कुंपियां ही हैं इनमें तेल स्टोर किया जाता है, इन कुंपियों पर वो पेंटिंग करते थे गोल्डन। ऊंट मर गया, उसकी खाल उतारी, उस खाल पर ये पेंटिंग की गई है। तो ऊंट की खाल पर, वो जिंदा वाला ऊंट नहीं है, मरे हुए ऊंट की खाल पर सुनहरी जो चित्रकारी की जाती है ना, उसको क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। अब इसमें उस्ता कला नाम क्यों पड़ा? जो कलाकार होते हैं उनको कहते हैं उस्ताद।
तो उसका कलाकारों ने यहाँ पर काम किया, इसलिए इस कला का नाम क्या हो गया उसका। वही 3-4 बातें ध्यान रखनी है इसको लेकर भी अपन को। ये कला है क्या, तो ऊंट की खाल पर कैसी चित्रकारी है, स्वर्णिम चित्रकारी, गोल्डन पेंटिंग है। इसके प्रसिद्ध कलाकारों में हिशामुद्दीन उसका है, 1986 में पद्मश्री मिला। इसके अलावा कादर बख्श है, दरिउद्दीन है, मोहम्मद हनीफ है, खूब सारे कलाकार है। ये कला मूलतः ये भी पर्सिया ईरान से स्टार्ट हुई। इसके कलाकार लाहौर में थे, अकबर के दरबार में थे। लाहौर में बीकानेर से थे राय सिंह। जिस प्रकार जयपुर के राजा मान सिंह, वैसे ही दूसरे नंबर पर राजपूत जो विश्वास पात्र राजा हुआ करते थे राय सिंह। मान सिंह को 7,000 का मनसब प्राप्त था और इन्हें 5,000 का मनसब प्राप्त था। इन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता था उस जमाने में। तो राय सिंह कलाकारों को लाहौर से लेकर आ गए बीकानेर। तो ये कला भी अपने राजस्थान में कहां से आई थी, बीकानेर से। और स्टार्ट करने वाले कौन से सिंह है, राय सिंह। और इसका जो स्वर्ण काल है, सर्वाधिक जो विकास है वो अनूप सिंह के समय हुआ। स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल। जनक और गोल्डन एरा लिख लो। उसका गला है क्या, पहले लिखो, आगे ऐड कर लेना। मृत ऊंट की खाल पर, मरे हुए ऊंट की खाल पर, मृत ऊंट की खाल पर सुनहरी चित्रकारी करने की कला, स्वर्णिम चित्र बनाने की कला। मुरादाबादी की जैसी कैसे हो सकती है, कि मुरादाबादी तो पित्तल के बर्तनों पर नक्काशी है और ये ऊंट की खाल पर है। अलग है ना दोनों। पेंटिंग गोल्डन है लेकिन वो पित्तल पर हो रही है, धातु पर हो रही है, ये ऊंट की खाल पर हो रही है। अलग है दोनों। अब ये यही सुनहरी पेंटिंग जब चीनी मिट्टी के बर्तनों पर हो रही है तो वो सुनहरी पोट्री हो जाएगी। तो जिसके भी सीईटी का एग्जाम है तो देख के आ जाना भाई इस बार, है ना। तो वैलिडिटी है इस बार क्या है कि 5 साल की, 3 साल की हो जाएगी, फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा एग्जाम देने का। 3-4 साल में जितनी वैकेंसी आएगी, फिर अगर देने का मूड भी हुआ तो आप उसमें फॉर्म नहीं लगा पाओगे। हाँ, अगले साल भर दोगे तो सीईटी अगले साल आई नहीं। तो जब इसकी वैलिडिटी 3 साल है, कर रहे हैं, तो अगले साल आने की गारंटी थोड़ी है। अगले साल सीईटी का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन वो वैकेंसी का फॉर्म बाद में कब निकलेगा वो पता नहीं है। वैसे भी तुम्हें तो डब्ल्यू बनना है, तुम्हें क्या ही करना है। नहीं, डब्ल्यू में नहीं है। सीईटी आपके 3600 पे ग्रेड की नीचे की भर्तियों के लिए है और आरपीएससी की एक भी भर्ती उसमें शामिल नहीं है। जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसकी तमाम भर्तियां हैं और आपके डब्ल्यू की भर्ती आरपीएससी करवाता है, उसमें नहीं है। हाँ, सुपरवाइजर है और भी खूब सारी भर्तियां हैं। सुपरवाइजर नहीं है, इस बार शामिल नहीं है। लिख लिया क्या, ये पूरा ही लिख लिया क्या तुमने, वो लिखा नहीं लिखा। पुस्ता कला की शुरुआत पर्सिया ईरान से हुई, वो नहीं लिखी। कोई बात नहीं, अब लिख लो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब लिख लो, पुस्ता कला की शुरुआत पर्सिया ईरान से हुई। पुस्ता कला की शुरुआत पर्सिया ईरान से हुई। अगली लाइन, कलाकारों को राय सिंह, कलाकारों को राय सिंह
लाहौर से बीकानेर लाए। कलाकारों को राय सिंह लाहौर से बीकानेर लाए। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन दोनों अलग अलग है ना। स्टार्टिंग में यही तो बात मैंने बताई थी कि ये लग रहा है तुम्हें कोई पित्तल धातु के बर्तन है, लेकिन ये ऊंट के खाल से बनी हुई चीजें। लिखा राय सिंह कलाकारों को लाहौर से बीकानेर लाए। स्वर्णकाल अनूप सिंह का काल। स्वर्णकाल अनूप सिंह का काल। जैसे प्रतापगढ़ में सेवा कला के विकास के लिए सेवा कला प्रशिक्षण संस्थान है, वैसे बीकानेर में पुस्ता कला के विकास के लिए केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है। अब इन हस्तकलाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्थान राजस्थान सरकार का कार्यरत है? राजसिको। तो राजसिको ने यहाँ पर किसकी स्थापना करी है? केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर। इसके पहले जो चेयरपर्सन बनाए गए थे वो हिसामुद्दीन उस्ता है। तो लोकेशन को ध्यान रखनी है। साथ में पहला इसका जो अध्यक्ष था या चेयरपर्सन है वो कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता है। तो जो हिसामुद्दीन है इसको उस्ता कला का जादूगर कहते हैं। मीनाकारी का जादूगर कौन है? कुदरत सिंह। और ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह। और उस्ता कला का ये हिसामुद्दीन उस्ता। तो हटा दिया गया। अंधेर चला गया। अंधेर भी गया। कोई बात हाँ? कौन सी डिलीट हो गई? ये तो पड़ी है ना। डिलीट कौन सी हुई? बंदेज वाली तो हुई, दूसरी थोड़ी हुई कोई डिलीट। बंदेज तुमने लिख लिया, बाकी अभी लिख देंगे वापस पीडीएफ में। इसको डिलीट करना था, वो तो पड़ी है बाकी भी। लिख लिया क्या? जट कतराई कला भी बीकानेर की। मृत ऊंट की खाल पर गोल्डन पेंटिंग तो है उसका, और जिंदा ऊंट की जो हेयर स्टाइल है वो सेट करने की कला कौन सी है? जट कतराई। बीकानेर में ही है ये।
ऊंट की बालों पर नक्काशी। देख लिया। पेंटिंग की बीकानेर में एक और कला है मथेरना। अब ऊंट की खाल पर पेंटिंग है, तब तो वो हो गई अपने उसका। अब यूं ही दीवारों पर जो देवी देवताओं के चित्र है, भित्ति चित्र है, वो बनाने की बीकानेर में जो पॉपुलर कला है वो है मथेरना। मथेरना नाम इसलिए है क्योंकि इसको स्टार्ट करने वाला जो समुदाय का परिवार था वो मथेरना जैन थे। तो मथेरना जैनों के द्वारा स्टार्ट है, इस कला का नाम क्या हो गया, मथेरना। है क्या, तो देवी देवताओं का दीवारों पर चित्रांकन करना। क्या बनाएंगे ये, तोरण ईसर मतलब गणगौर से संबंधित मूर्तियां बना देंगे, गणेश जी की वगैरह सबकी मूर्तियां यहाँ पर बनाएंगे। उस्ता कला का एक और नाम है मुन्नावती कला, है ना। तो मथेरना नहीं है, वो उस्ता ही है। कई बार इसको वो कुंपियों से संबंधित जोड़ देते हैं, तो कुंपियों वाली कला वो उस्ता ही है। स्टार्टिंग में कुंपियां ही बनती थी, फिर धीरे धीरे टेबल लैंप है, वॉच है, अलग अलग जितने भी अपना आइटम बनवाए खाल पर कैसे भी बना कर दे देते हैं। लिखता लिखता जोर तो वो नहीं आ रहे होगा, आ रहे हो, नहीं आ रहे, कोई बात। आगे तो कह दीजिए, हाँ मैं लिख देता हूँ, हाँ लिख कर देता हूँ, मेरे पेन से लिख दूंगा। तुम्हारे बिल्कुल ही पेन का यूज नहीं करेंगे, ये पीडीएफ दे देंगे तुम्हें ऐसे भी जैसे सारी की सारी, फिर तुम भी कहोगे। अरे तो तुझे क्या लगता है कि ऊंट के भी तेरे जैसे यूं लंबे लंबे बाल होने चाहिए? ये कह रहा सर ऊंट के हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, डिजाइन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। क्या गया, सही नहीं लिखा क्या मैंने? अब देखो, जट कतरा ही नहीं समझता ये, लेकिन उसका पेंटिंग लगाएंगे तो वही चीज आएगी। दिस वन, ये तो है जट कतराई, ये चलता फिरता ऊँट है एकदम। इस पर ये जो डिजाइन बन रही है, बालों को काट काट के बना रहे हैं ना, ये जट कतराई है। और वो ये ऊँट मर जाएगा तो इसकी खाल उतार कर जो पेंटिंग होगी वो
उसका हो जाएगी। अब ये खाल पर हो रही है क्या पेंटिंग? ये तो बाड़ों में हो रही है ना, तो ये जटकतराई कला। ये हो रही है कि नहीं हो रही है? एकदम तेरे से शक्ल मिल रही है ना। ये उसका है, ये खाल से ये आइटम बनाए गए हैं, तो ये पेंटिंग बनी है। उसका कला जहां जहां तुम देखोगे यही आएगा, लेकिन उसका कला नहीं है, जटकतराई कला। ये उसका कला है, फोटो फ्रेम बनाया है पेंटिंग का उसका कला। ये कौन है? कौन है? बड़ी खड़ी है। कौन सी पेंटिंग स्कूल के अंदर चित्र बना इसका? किशनगढ़। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? सावंत सिंह। किसने बनाया था? तो मोर ध्वज निहाल। वह पूछे कि किस चित्र शैली की विशेषता है? पतली कमर, आता है, सुराईदार गर्दन, नुकीली नाक और कबूतर। इसके बाद का कबूतर है नहीं इस पेंटिंग में। बाकी आता है कपोत का चित्र, मतलब कबूतर के चित्र, नौकाओं के चित्र, और चांदनी रात की समोश, मतलब नाइट पार्टी के चित्र है। वो आपके कौन सी शैली में? तो किशनगढ़ चित्र शैली है। इसको मोनालिसा कहते हैं। मोनालिसा को जानते हो? है नहीं देखी मोनालिसा? कौन देखी? चश्मे वाली देखी है? मोनालिसा करते चश्मा लगाने लगी रहती है। अरे तूने कोई दूसरी देखी होगी, वो मोनालिसा नहीं है, कोई दूसरी है वो। मोनालिसा तो एकदम उदास सी लड़की है, वो वाली है। वो पेंटिंग पढ़ेंगे तब दिखाएंगे तुम्हें ना। चिल्लाना नहीं है रे। ये सब उस्ता कला का प्रोडक्ट है। और जो अपन मथेरना की बात कर रहे थे, वो ये पेंटिंग। दीवार पर ऐसे जो चित्र है, कलर से चित्र बनाए गए हैं, वो है मथेरना पेंटिंग। ऊंट की खाल पर है तो उसका पेंटिंग है, बाड़ों में है तो जटकतराई है। तो हस्तकला तो हो गई, अब कोई सी बची है? किसी को याद आ रहा है सर उसके बारे में बताओ, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। इसके मथेरना कला के, मथेरना का तो कोई विशेष नाम नहीं है। इस उस्ता कला का मुन्नावती कला जरूर नाम ऐड कर लेना। और एक जो पोट्री कला है ना, ब्लू पोट्री, उसका कामचीनी कला ये नाम ऐड कर लेना, है ना। वो कल फिर से पूछा किसी ने, तो चिड़ी मिट्टी के बर्तनों पर काम हो रहा तो उसको कामचीनी कला कहते हैं। आला गिला, आला गिला भित्ति चित्रण की एक पद्धति है। दीवार पर जो पेंटिंग है वो जब प्लास्टर गीला होता है ना, उस पर जो पेंटिंग होती है, सारा ही कोई सा भी भित्ति चित्र हो, उसमें आला गिला पद्धति है, फ्रेस्को सेको पद्धति है, फ्रेस्को बुनो पद्धति है। ये जो मथेरना है ये भी भित्ति चित्रण का ही प्रकार है, भित्ति चित्रण का ही प्रकार है। लेकिन ये मथेरना परिवार के द्वारा स्टार्ट है, इसलिए बीकानेर में इसको क्या कहते हैं? मथेरना कहते हैं। वो जो भित्ति चित्रण है ना, वही है ये। भित्ति चित्रण में जो अब आगे चित्र शैली जब पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है भित्ति चित्रण वो शेखावाटी का है। शेखावाटी ये चूरू के आसपास का इलाका है ना, यहाँ पर ये जो बीकानेर के अंडर में आया करता था, इसलिए जो मथेरना यहीं पर है। आमेर से तो स्टार्ट हुआ, शेखावाटी में पॉपुलर हुआ। भित्ति चित्रण के कई टाइप होते हैं, फ्रेस्को बोनो है, फ्रेस्को सेको है, आला गिला। आला गिला का मतलब है गिल्ली दीवार पर, पहले भी बताया होगा मैंने आपको कि प्लास्टर जब गीला होता है उस पर अपन पेंटिंग कर देते हैं,
उस पर चित्र उकेर देते हैं तो उसको कहते हैं आला गीला। और ऐसा प्रश्न पूछा है कि लंबे समय तक सुरक्षित रखने की शेखावाटी में पद्धति कौन सी थी, तो आला गीला भित्ति चित्र मतलब दीवार पर पेंटिंग है। मथेरना में भी यही बात की अपन ने कि जैन परिवारों के द्वारा दीवार पर जो देवी देवताओं के चित्र बनाए गए वही क्या है, मथेरना। ये मथेरना उससे फैमिली का नाम है, इस वजह से इसे भित्ति चित्रण का नाम यहाँ पर मथेरना पड़ा है। जैसे उस्ता कलाकारों ने काम किया तो वो कला कौन सी होगी, उस्ता। स्टार्टिंग में जो कूपियां बनती थी उसको मुनावत्ती बोलते थे, फिर उस्ता परिवारों ने गोल्डन पेंटिंग स्टार्ट करी थी, इसका नाम हो गया उस्ता कला। और भाई कौन, मलियागिरी। मलियागिरी तो क्या, देखो यूं मान लो कि कपड़ों में जो चंदन की खुशबू आती है, वो खुशबूदार जो वस्त्र बनते हैं उनको मलियागिरी के वस्त्र कह देते हैं। इससे थोड़ा एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कला मेरे को याद आई, मिस हो जाती है अभी, कोटा डोरिया। क्या हुआ, हाँ, कैथून कोटा और मांगरोल बारा, दो जगह। इस कोटा डोरिया को और किस नाम से जानते हैं भाई, मसूरिया साड़ी। इसी को कहते हैं राजस्थान की बनारसी साड़ी। कोटा डोरिया को मसूरिया क्यों कहते हैं, इसके कलाकार थे मैसूर कर्नाटक में, मैसूर से कलाकार आए, तो मैसूर के कलाकारों ने जब काम किया तो ये कला साड़ियां बनी, वो कौन सी साड़ियां थी, मसूरिया। वो मैसूर से नाम पड़ा इसका। जैसे डोसा खाते हो तो मैसूर डोसा होता है ना एक, वो वहां का है। बनारसी साड़ी, पूरे ज्यादातर साड़ियों में बनारस का रेशम है, मलमल है, उसकी साड़ियां पॉपुलर है। वैसे राजस्थान की जो स्पेशल साड़ियां वो कौन सी है, कोटा डोरिया। 2007 के बाद ये साड़ियां ज्यादा पॉपुलर हुई है, तो 2006 के आसपास इनको क्या मिल गया, जीआई। दूसरा, साथ में जो अपने भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा राजे, उन्होंने इसको पहनकर लंदन में जो कैटवॉक किया इन साड़ियों को पहनकर, उसके बाद में ये डिमांड इसकी बढ़ी और वसुंधरा को इसके लिए वुमेन टुगेदर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2 लोकेशन है इसकी, स्टार्ट तो कैथून कोटा से हुआ और कैथून के अलावा 12 जिले का मांगरोल जो कस्बा है वो भी इन साड़ियों के लिए पॉपुलर है। स्टार्टिंग किसके समय, कोटा राज्य का दीवान था जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह कलाकारों को लेकर आया था मैसूर से। 3-4 बातें ध्यान रखनी है, लिखो। कोटा डोरिया की साड़ियां हैं, ठीक है ना। डोरिया जानते हो क्या, धागे की सी वो साड़ियां होती है ना, ट्रांसपेरेंट टाइप की, वो जाली वाली, उसको डोरिया बोलते हैं। तो साड़ियां ऐसी होती है इसकी, कौन सी, तुम लोग पता नहीं तुम कौन सी साड़ियां कहाँ कहाँ यूज करते हो, तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या बोलते हो। अरे वो लड़कियां बताएगी वो जाली वाली होती है, उसको डोरिया बोलते हैं क्या, नेट। तो नेट और जाली क्या है, ये अलग होता है क्या, ज्यादा इंग्लिश मीडियम बन रहा है क्या, ब्याह हुई व्यक्ति बता सी, बता बता दे, शर्मा क्यों रही है। कोटा डोरिया में जो डोरिया वर्ड है, डोरिया की साड़ी हो या डोरिया की ओढ़नी हो जो जाली वाली होती है, उसी को कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं। तरव्या वेड़ो आप बता रही है तू बीच में चौथा नाम छाछ क्यों ले रही है, बता कौन बता रहे हैं, तो नहीं जानती, कितने गलत बात है, ये जानती है तू नहीं जानती। वो बताएंगे, तू बता निशा है, पहले कोई ढंग साइड तांगी साइड अच्छा, प्रियंका पंकज चोपड़ा है, उसको पता है। पंकज चोपड़ा कौन सा है, पंकज चोपड़ा, पंकज है, प्रियंका चोपड़ा के बारे में कहना है, क्या पता कोई प्रियंका चोपड़ा हो। चलो तुम्हें दिखा देंगे अभी। कोटा डोरिया के बारे में 2-3 बातें लिखो, पहले लिख तो ले।
जाली होती है लेकिन इतनी भी जाली नहीं होती है तू जितना उत्सुक हो रहा है लिख लगे। देखो लड़कों को आजकल ज्यादा जानकारी है इन सब चीजों की, है उसको सारा पता है, नेट जाली ब्लाउज पेटीकोट उनको पता ही नहीं किस दिशा में चल रहा है हमारा वो युवा वर्ग। कोटा डोरिया साड़ियां में लिखो, अन्य नाम मसूरिया साड़ी, राजस्थान की बनारसी साड़ी, लिख लिया। कलाकारों को, इसके कलाकारों को कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह, कलाकारों को जालिम सिंह मैसूर से, मैसूर है कर्नाटक, मैसूर से कोटा लाए। आगे लिखो 2007 में वसुंधरा राज्य ने इस साड़ी को पहनकर कैटवॉक किया। कैटवॉक तो जानते हो ना तुम, हैं बिल्ली के जैसे चली थी, है बिल्ली क्या बढ़िया चलती है क्या, सब कैटवॉक ही कैटवॉक करते हैं। हाँ कैटवॉक किया और उन्हें वुमन टुगेदर अवार्ड, वुमन टुगेदर अवार्ड, वुमन टुगेदर अवार्ड मिला। वुमन टुगेदर अवार्ड लिख लियो। कैटवॉक क्या होता है, तो उसके बाद तो अवार्ड मिल गया ना, वुमन टुगेदर अवार्ड। वुमन, वुमन लिखना नहीं आता तेरे को, तो प्रमुख केंद्र में कैथून कोटा, मांगरोल बारा। इन साड़ियों का मैन्युफैक्चर का मुख्य काम कैथून और मांगरोल में हो रहा है। कैथून के बारे में आगे भी अपन पढ़ेंगे। भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है कैथून में, है ना, लिख लियोगे। मैसूर का और कोटा में प्रभाव है। पूरे राजस्थान में जो कोटा का दशहरा मेला है वो बड़ा पॉपुलर है। वैसे ऑल ओवर इंडिया में जो दशहरा मेला फेमस है वो कहाँ का है, कर्नाटक का है, और राजस्थान में कहाँ का है, कोटा का है। तो ऑल ओवर साड़ियाँ की, मशहूरिया की वहां की फेमस है, अपने राजस्थान में कोटा की। और कोई याद आ रही है कुछ, रमकड़ा उद्योग, ठीक है, और है पिछवाई, पिछवाई तो बता रखी है ना तुम्हें, नहीं बताई थी, पिछवाई के बारे में बताया हुआ, ढंग से लिखवाया हुआ है सारी बातें कि पिछवाई नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, और
नाथ द्वारा की तो पॉपुलर है क्योंकि वो नाथ संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। बाकी वल्लभ संप्रदाय के जितने भी मंदिर होते हैं उनमें श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़ा लगा देते हैं और उस कपड़े पर श्री कृष्ण से संबंधित क्या होते हैं, चित्र होते हैं। ये श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, पिछुआई है। श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे कपड़े पर श्री कृष्ण की कौन सी लीलाओं का, बाल लीलाओं का, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि पिछुआई की विषय वस्तु क्या होती है। तो श्री कृष्ण की कैसी लीलाएं होती है, बाल लीलाएं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं लोग, बाल स्वरूप की पूजा होती है, इसलिए जो यहाँ पर चित्र है वो सारे के सारे बाल स्वरूप के, इसको कह देते हैं भाई पिछुआई। लिख लो, मुख्य केंद्र नाथ द्वारा, लिखो पिछुआई कला नाथ द्वारा। बातें नहीं, लिख ले निशा, लिखा तो दी। वापस जब अपन पेंटिंग पढ़ेंगे और जिनके संत संप्रदाय नहीं हुए संत संप्रदाय पढ़ेंगे तो 2 बार और हो जाएगी पेंटिंग में। जब मेवाड़ पेंटिंग स्कूल की बात करेंगे तो उसमें जो नाथ द्वारा पेंटिंग स्कूल आता है उसका मेन सब्जेक्ट क्या है, पिछुआई है। जैसे बीकानेर पेंटिंग की विशेष बात क्या रहेगी, उनकी खाल पर चित्रांकन और मतेरना पेंटिंग। वैसे नाथ द्वारा की बात रहेगी कौन सी पेंटिंग, पिछुआई। फिर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र है। नाथ द्वारा पेंटिंग स्कूल में क्वेश्चन आता है कि आसमान में देवताओं के जो चित्र है वो किस चित्र शैली में है। जो श्री कृष्ण के संबंधित जो बाल लीलाएं हैं, आप वो कृष्ण से संबंधित जो भी अपन टीवी में वो देखते हैं उसमें देखते होंगे भगवान कृष्ण कोई भी वो लीला कर रहे हैं तो आसमान से देवता उन पर क्या करते हैं, फूल बरसाते हैं, वो भी उन लीलाओं को देखते हैं। तो वो सारे के सारे चित्र नाथ द्वारा पेंटिंग स्कूल में पिछुआई कला में दर्शाए गए हैं। आगे और अपन बात करेंगे इसको लेकर। और कोई है, कौन सी साड़ी दिखाएं, दिखाएंगे। और क्या दिखाऊं बताओ, है बाटी की तरफ की 1-2 कलाओं की बात करते हैं अपन। खेसला, बरडी, पट्टू, सुना है कभी नाम इनका है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर वालों ने सुना होगा, इधर वाले नहीं सुनते होंगे। खेसला तो क्या होता है, नॉर्मल जो सोल होता है ना, 19 सोल, उसको खेसला ही कहते हैं। आप जिसको सोल कहते हो, आपके दादाजी दादी जी जो बुजुर्ग है वो यूं नहीं कहेंगे कि सोल ले आ, बेडशीट ले आ, चादर ले आ, वो हमेशा उसको क्या कहेंगे, खेसला ला। तो ऊनी जो चादर होती है उसको क्या कहते हैं, खेसला। जो ऊनी कंबल होते हैं उनको कहते हैं बरडी या पट्टू। बरडी तो जब वो सिंगल होता है तो बरडी है, उसके 2-3 टुकड़े जो होते हैं उसको कह देते हैं भाई पट्टू। एक कंबल के 2 टुकड़े करते हैं, कितने होते हैं ना बाटी, जोड़ के बनाते हैं ना उसको, 2 टुकड़े होते हैं कि 3 होते हैं, 2-3 होते हैं। तो जो ऊनी कंबल है ये जैसलमेर में ज्यादा बनते हैं, इनको कहते हैं बरडी या पट्टू। खेसला बनाने के लिए जालोर का एक गांव है लेटा, लेटा गांव जालोर फेमस है, तो ये भी ऊनी चादर है और ये ऊनी कंबल है। लिखो खेसला
लेटा गांव जालोर। ऊनी कंबल होते हैं, 2 या 3 टुकड़ों में होते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं तो वो जो विदा करते हैं ना, तो लास्ट में एक पट्टू पकड़ा देते हैं, है ना, सिल के नहीं पकड़ाते हैं। मैं गया था एक बार तो 2-3 टुकड़े दे दिए थे इसके, तो क्या काम आता है पता ही नहीं। तो मैं बताया नहीं क्या, मैं वो शादी में गया था वो किस्सा नहीं बताया। चलो अगली बार कल बताएंगे तुम्हें। चलो ये तुम्हारे और भी साथी वेट कर रहे हैं, अपन बातें करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में।